ये बात है 1995 की, जब हमाद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके अपने ही बाप खलीफा बिन हमाद अल थानी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। हमाद बिन खलीफा अल थानी का सिर्फ एक ही प्लान था और वो था कि किसी तरह कतर की जमीन से निकलने वाले ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट किया जा सके। वो जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, क्योंकि इस रेगिस्तान में कुछ ऐसा मौजूद ही नहीं था जो कतर के काम आ सके। हमारे चैनल अनकवर टीवी पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, पर्शियन गल्फ में मौजूद सिर्फ 11,000 से कुछ ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला कतर दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, जो अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से भी 40 गुना छोटा है। ये मुल्क इतना अमीर है कि इसकी पर कैपिटा इनकम $1,29,000 से भी ज्यादा है, जो कि अमेरिका, सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएई, यहाँ तक के फ्रांस से भी कहीं गुना ज्यादा है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रोड्स पर चलती महंगी कार्स इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1971 में जब कतर ने यूके से आजादी हासिल की, तो उस वक्त कतर एक बहुत ही गरीब मुल्क हुआ करता था, जहां तपते हुए रेगिस्तान और स्किन जला देने वाली गर्मी के अलावा कुछ मौजूद ही ना था। यहाँ के लोग फिशिंग करके अपना गुजर बसर किया करते थे और खाने पीने की अशिया की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना होने के बराबर था। मगर सवाल यह है कि कतर, जो बिल्कुल गरीब था, आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया। कतर की कामयाबी का राज कुछ और नहीं बल्कि यहाँ की जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि जिन्होंने कतर को तपते हुए रेगिस्तान से निकालकर एक मॉडर्न और दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में शामिल कर दिया है। 1940 में कतर की जमीन से जब पहली बार क्रूड ऑयल निकलना शुरू हुआ, तो देखते ही देखते कतर के हालात बदलना शुरू हो गए। 1960 में यहाँ से ऑयल निकालने का काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका था, मगर कतर की किस्मत तब जागी जब 1970 में शेल कंपनी ने कतर में गैस का सबसे बड़ा खजाना डिस्कवर कर लिया, जिसे नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। लेकिन फिर भी उस जमाने में नॉर्थ फील्ड ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता है और कतर गैस यूज करने वाली कंट्रीज से काफी दूर था और वहां पाइपलाइन पहुंचाना नामुमकिन सा था, जिसकी वजह से इस काम में इतना डिले आ गया कि शेल कंपनी की ये डिस्कवरी यूजलेस हो गई और सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तक ही महदूद रह गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और कतर एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी मिलने के बाद भी कतर के हालात कुछ खास नहीं बदले थे, लेकिन फिर दौर आया हमाद बिन खलीफा अल थानी का, जिन्होंने 1995 में बगावत करके अपने ही बाप खलीफा बिन हमाद अल थानी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। हमाद अल थानी क्लियर आइडिया के साथ मैदान में आया और वो था गैस, गैस और सिर्फ गैस। हमाद को पता था कि कतर गैस के बगैर कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने गैस को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने एक रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफेक्शन पर काम शुरू कर दिया और कतर का ज्यादातर पैसा इसी पर इन्वेस्ट कर दिया। गैस लिक्विफेक्शन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह शिप में दूसरे कंट्रीज में पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है और इसी प्रोसेस पर कतर ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी और देखते ही देखते कतर गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। इस टेक्नोलॉजी के जरिए अब कतर अपनी गैस की बहुत बड़ी सप्लाई बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के काबिल है। मगर ये तो कतर की तरक्की का एक छोटा सा पार्ट है। असल प्रॉब्लम ये थी कि ऑयल और गैस से आने वाले पैसे को सही जगह इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ऑयल रिजर्व्स के हिसाब से वेनेजुएला में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, मगर करप्शन और पैसे का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से वेनेजुएला आज तक तरक्की नहीं कर सका। यही टेंशन थी जो हमाद अल थानी को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। इसी मसले को सॉल्व करने के लिए हमाद अल थानी ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था कि ऑयल और गैस से आने वाले पैसे से और ज्यादा पैसा जनरेट किया जा सके। इसीलिए इस अथॉरिटी ने ऑयल से आने वाले पैसों से दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया और अब लंदन में शेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कतर से ताल्लुक रखता है।
जिसमें होटल्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस बनाए गए हैं और साथ साथ अमेरिका में भी कतर की तरफ से इतनी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं कि 2016 में कतर 4th लार्जेस्ट ऑफिस इन्वेस्टर बन गया है। सिर्फ मैनहट्टन में पिछले 7 सालों में 10 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की गई है, जो हर साल कतर की दौलत में कई बिलियंस का इजाफा कर रही है। सिर्फ यही नहीं, कतर के मल्टीनेशनल कंपनीज जैसा कि बार्कलेस बैंक, शेल, वोल्क्सवैगन, रोसनेफ्ट और टिफैनी में हैवी शेयर्स हैं, जिससे होने वाले प्रॉफिट ने कतर की वेल्थ को 4 चांद लगा दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की ऑयल और गैस प्रोडक्शन बढ़ने से फॉरेन एसेट्स में भी कई गुना इजाफा हुआ है, जिसका मतलब है कि कतर के पास ऑयल और गैस खत्म भी हो जाएं तो भी वो अमीर ही रहेगा। सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं, बल्कि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर और फाइनेंशियल सेंटर्स शामिल हैं। इन सब के साथ कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी होस्ट कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट है, जिसके लिए कतर ने स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बनाए हैं और सिर्फ इन स्टेडियम्स पर ही कतर ने 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्चा कर दिया है। इन स्टेडियम्स के डिजाइन और इनकी कंस्ट्रक्शन पर हमारी एक वीडियो भी मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप लोगों को कतर की ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनकवर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।